नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपका एक नए फ्रेश वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं कि अगर आप लाइफ में कभी भी केदारनाथ जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पहले तो ज़रूर देखो। इसमें हम बताने वाला हूं कि कितना खर्चा आ सकता है अगर आप जाना चाहते हैं केदारनाथ, या फिर कैसे जाएं, या क्या क्या वहाँ पर खाने वाली चीज़ें हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं। मतलब कि A to Z चीज़ें हम यहाँ पर बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये मतलब कि अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हो, अगर ये वीडियो पूरा आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाए कि मेरे को क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या करना है। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी लोग केदारनाथ कभी ज़िंदगी में नहीं जाना चाहते हैं या उनका गोल नहीं है तो वो ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको एक ऐसा अनुभव मिलेगा कि हाँ, अगर हम भी कभी ऐसे हमारे साथ घटनाएं घटती है तो उसको कैसे हम निकल सकते हैं। हमारे साथ भी ऐसे घटना केदारनाथ ट्रिप पे हुआ था, तो वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ तो पहले ये है कि आप अभी एक लाइक कर दो, और नए मेहमान है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन दबाओ तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। तो पहले हम केदारनाथ की ट्रिप के बारे में बात करें तो यहाँ पर सिर्फ मैं केदारनाथ ट्रिप के ही बारे में बात करूँगा कि हम लोग कैसे कैसे वहाँ पर गए, कैसे कहाँ रुके, कैसे क्या है चीज़ें, कितना खर्चा आया, कितना बाइक से गए थे तो कितना पेट्रोल खर्चा आया, और हम लोग कहाँ रुके थे, एक रात रुके तो उसका क्या कितना मतलब किराया देना पड़ा। तो ये सब चीज़ें अराउंड हम बताने वाला है, लास्ट में प्राइस भी बताने वाले हैं। तो कैसे जाना चाहिए ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलते शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं आज इसी केदारनाथ ट्रिप के बारे में। देखो, मैं रहता हूँ वाराणसी उत्तर प्रदेश ज़िले में, और यहाँ से हम लोग को केदारनाथ जाने की इच्छाएं एक पहले से ही बनी थी, लेकिन एक बैग हम लोग को सोचा कि नहीं अब चलना चाहिए। तो हम लोग के पास दो संसाधन थे, या तो हम यहाँ से दिल्ली ट्रेन से जाएं और ट्रेन से बस से होते हुए देहरादून, ऐसे आप ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए आप जा सकते हैं केदारनाथ, या तो फिर एक दूसरा ऑप्शन था आप किसी कार से जा सकते हैं या तो बाइक से जा सकते हैं। तो हम लोग का मन बना, हमारा और टेक्निकल मोनू का मन बना कि नहीं, हम लोग बाइक से जाना चाहते हैं, बाइक अच्छा होगा ट्रिप के लिए। और बाइक से हम लोग प्लान बनाए और बाइक ही लेकर हम लोग निकल गए। अब हम लोग जो अंदाज़ा लगाए थे कि 2 दिन में हम लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन जो डिस्टेंस थी करीब, देखो 900 किलोमीटर आसपास तो उत्तराखंड आपको पड़ जाता है, उसके बाद वहाँ से 150 किलोमीटर के आसपास में केदारनाथ पड़ता है। यानी हरिद्वार का मतलब वो डिस्टेंस देखा जाए तो करीब 800-900 किलोमीटर के आसपास में होगा, और या फिर 750 के आसपास में। क्योंकि हम लोग हरिद्वार नहीं गए थे, हम लोग क्या किए थे वो चीज़ें तो मैं अभी बता रहा हूँ। तो हमने क्या किया, पहले दिन से हम स्टार्टिंग करते हैं आपको ये बताने के लिए। तो पहला हम लोग क्या किए, प्लानिंग बनाए कि हम लोग बाइक से जाना पसंद करेंगे और बाइक से ही जाएंगे। और मेरे जो दोस्त हैं जैसे विशाल बाबा, ये लोग क्या किए हुए, वो लोग ट्रेन से गए। तो हम लोग ने निकला और बाइक हम लोग तैयार किए, सर्विसिंग दे दिए थे, सर्विसिंग में सर्विस करने के लिए, यानी कि शोरूम में सर्विस करने के लिए। तो वहाँ बाइक सर्विसिंग होकर आ गई थी। तो नेक्स्ट डे हम लोग सुबह करीब 4 बजे, आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बनारस से केदारनाथ के लिए हम लोग 4 बजे निकल गए थे। 1-1.5 घंटे लेट हो गया था। वो मोनू ने एग्जैक्ट लोकेशन रात को बता नहीं पाया, वो उल्टा ही हो गया, तो 1-1.5 घंटे हमारा उधर लॉस हो गया था। तो 6 बजे हम मान सकते हैं कि हाँ, हम लोग 6 बजे बनारस निकले थे बनारस से। तो अब बनारस से हम लोग 6 बजे निकले तो करीब करीब हम लोग को ये कंप्लीट करना था कि हम लोग को 300-400 किलोमीटर आज कंप्लीट कर देना है। तो हम लोग ने क्या किया, पेट्रोल भराया, आगे जाकर रिलायंस का पेट्रोल हम लोग लिए। रिलायंस का पेट्रोल में थोड़ा सा जान अधिक होता है, जान के मतलब उसमें प्योरिटी अधिक होती है और वो थोड़ा लंबा चलता है। तो हम लोग रिलायंस का पेट्रोल लिए, और रिलायंस का पेट्रोल लेने के बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू अपनी राइड को करते गए करीब करीब हम लोग 300-350 किलोमीटर, 400 किलोमीटर के आसपास जैसे ही क्रॉस किए तो रात हो गई थी। और हम लोग बरेली में स्टॉप लिए 7:30 या 8 बजे के आसपास में। वहाँ पर हम लोग रुके और वहाँ पर ढाबा पे हम लोग नाश्ता करने लगे। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कभी भी ट्रिप पे जाओ, ठीक है, कहीं भी ट्रिप पे जा रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर खाना पीना खाना चाहते हो तो सीधे ढाबा पे खाओ, रेस्टोरेंट पे मत खाओ। रेस्टोरेंट में क्या होता है और ढाबे में क्या होता है अंतर, हम आपको आज बताने वाले हैं। देखो, आप रेस्टोरेंट में किसी भी कहीं भी अगर आप रेस्टोरेंट में खाते हो तो सिंपल सा चीज़ें, अगर आप एक जैसे एक प्लेट पनीर हाफ मैं मान सकता हूँ
एक हाफ मटर पनीर लो तो वो थोड़ा सा ही देते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा ही देते हैं, उसमें आपका पेट भी नहीं भरेगा, आपको फुल मंगाना पड़ेगा। मतलब सिंपल से मान लो कि अगर हम ढाबे में 1 प्लेट मटर पनीर ऑर्डर करते हैं और रेस्टोरेंट पे 1 प्लेट मटर पनीर ऑर्डर करते हैं, तो जो रेस्टोरेंट वाला होता है वो ढाबे के हाफ प्लेट के बराबर होता है, और जो ढाबा वाला होता है वो आपके रेस्टोरेंट के फुल प्लेट के बराबर होता है एक, जिसमें आप दोनों लोग आराम से खा सकते हो। मतलब कि उसमें क्या होता है, क्वांटिटी ज़्यादा देते हैं ढाबा पे। अगर आप एक मटर पनीर बनाओगे लोगे ना तो उसमें ज़्यादा मतलब कि मटर पनीर मिलता है, और आप आराम से सस्ते रोटी भी मिलते हैं, आप आराम से खा सकते हो। रेस्टोरेंट पे ऐसा नहीं होता है। रेस्टोरेंट में क्या होता है कि वो मतलब कि बहुत ही कम क्वांटिटी में देते हैं मटर पनीर, उसमें आपको पैसे बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सा वहाँ पर हम लोग बरेली रुके, और बरेली में हम लोग क्या किए, खाना पीना खाया, 200-250 रुपये वहाँ पर लेके, और कितना, हाँ 300 रुपये हमें लगे रात को रुकने के लिए। वहाँ पर हमने रूम ले लिया ढाबा पे ही। तो ऊपर आप देखे होंगे वीडियोज़ में, मैं आपको बताया हूँ कि हमको वहाँ पर रुके थे, तो वहाँ पर 300 रुपये पर नाइट हम दोनों लोगों को लिया था, 150 रुपये एक लोगों के लिए। तो वहाँ पर हम लोग रात गुजारे थे, फिर सुबह हम लोग उठे और वहाँ से कंटिन्यू फिर राइड स्टार्ट किया बरेली से। तो एक दिन का जो खर्चा आप देखोगे, पेट्रोल मैं नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, पेट्रोल हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन वो उस दिन हमारा कम से कम मतलब कि 500-600 रुपये के आसपास में उस दिन हम लोग का खाना पीना का आया। और जो दोपहर को खाया था वो भी 200 रुपये के अराउंड आया था, मतलब 700 के आसपास में वहाँ पर आया था। अब हम लोग बरेली से फिर नेक्स्ट डे हम लोग कंटिन्यू राइड करना स्टार्ट किए। अब बरेली से कंटिन्यू राइड स्टार्ट किए तो वो डायरेक्टली हम लोग जाते जाते हमें पड़ा बीच में मुरादाबाद के बाद बिजनौर पड़ा, बिजनौर के बाद फिर हम लोग उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड जाने के लिए वहाँ पर 3 रास्ते थे, तो हम लोग ने वो शॉर्टकट रास्ता, क्योंकि हमने बाइक पे लगाया था बाइक मोड, और बाइक मोड लगाने के बाद सीधे हम लोग बिजनौर से होते हुए शॉर्टकट वो हमको उत्तराखंड में एंटर कर गए हम लोग। अब उत्तराखंड में इंटर करके वहाँ पर देखो ध्यान से चीज़ें, अब यहाँ से हम लोग की जो कहानी है ना, ट्विस्ट आता है यहाँ से। उत्तराखंड में हम लोग पहुँचे। उत्तराखंड में पहुँचने के बाद वहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले तो हम लोग को बहुत खुशी हुई कि हम लोग बहुत जल्दी आ गए, 2 दिन में हम लोग उत्तराखंड में आ गए, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग को वहाँ से जो केदारनाथ की दूरी थी वो करीब 200 किलोमीटर के आसपास में थी, 200 नहीं से 180 के आसपास में होगी, 180 के आसपास पे। तो हम लोग बहुत खुश हुए। हम लोग कहो कि हम लोग ये सोचे कि यार हम लोग 400-500 किलोमीटर एक दिन में मार दिए, मतलब एक दिन में पहुंच गए। तो ये 180 किलोमीटर तो हम लोग शाम को 7-8 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे, हमको ये हमारे दिमाग में माइंडसेट में बैठ गया था। लेकिन हम लोग ने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि हम लोग स्टडी नहीं किए थे। हम लोग दिमाग में आया, बस हम लोग निकल गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात क्या चीज़ें बात क्या थी कि यहाँ पर हम लोग क्या किए, स्टडी नहीं किए, हम लोग सीधे उत्तराखंड में इंटर कर गए। और उत्तराखंड में इंटर करने के बाद हम लोग ने केदारनाथ का मैप लगा दिया। केदारनाथ का मैप लिया ही नहीं, क्योंकि गूगल मैप में केदारनाथ का वो ट्रैकिंग वाला वो नहीं लेता है। तो हम लोग सीधे उत्तराखंड लगा दिए, क्योंकि हम लोग को उतना स्टडी किए नहीं थे। तो अब थोड़ा सा हम लोग वहाँ पर हम लोग 3 बजे के अराउंड, 3 या 4 बजे के आसपास में हम लोग उत्तराखंड में इंटर कर गए थे। तो वहाँ से हम लोग अब कंटिन्यू बाइक अपनी भगाते गए, मतलब चलाते गए। तो एक समय आया कि 6-7 बज गया, 6 बज गया, शायद 6 बज गया, 6 बज गया। हम लोग करीब 20-25 किलोमीटर के आसपास में अपनी राइड को कंप्लीट किया था। तो हमने पूछा एक लोगों से, क्योंकि यार थोड़ा रात हो गया, थोड़ा सा मतलब कि 6 बजे वहाँ पर अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो 6 बजे अंधेरा होना शुरू हो गया। तो हमने सोचा यार कि अभी कितना समय है, क्योंकि इसमें दिखाई नहीं रहा था, हम लोग सिर्फ उत्तराखंड आ रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना कहीं पूछा जाए, क्योंकि डबल कन्फर्मेशन हो जाती है तो अच्छी बात होती है, कहीं फंसने का चांसेस नहीं होता है। तो हम लोगों ने बाइक एक जगह देखी, एक शॉप देखी, हमने वहाँ पर रोका।
तो उसने बताया कि भैया, हमने पूछा कि भैया केदारनाथ हमको जाना है, क्या ये रोड निकल जाएगी? तो उसने बोला हाँ निकल जाएगी। तो उसने पूछा कि रुकना कहाँ है? तो हमने कहा यार रुकना क्या, हम लोग डायरेक्ट केदारनाथ रुकेंगे। तो उसने बोला कि केदारनाथ आपको जाते जाते सुबह हो जाएगी अगर आप कंटिन्यू बाइक चलाएंगे तो हम लोग में होता है ना, यूपी और यूपी बिहार वाले में दिमाग क्या होता है कि अरे यार कहीं ये स्कैम तो नहीं कर रहा है। ये हम लोग के दिमाग में बहुत होता है, हम लोग बहुत बचना चाहते हैं इस सब चीज़ें से। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, हो सकता है ये साला झूठ बोल रहा हो। हम लोग में दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी। तो हमने टेक्निकल मनुष्य का यार लग रहा है झूठ बोल रहा, अभी यार 180 किलोमीटर है, ये बोल रहा है कि सुबह जाके पहुँचोगे। तो हमने कहा ये झूठ बोला, चलते हैं आके। वो बोला कि भाई रुक जाओ यहीं पर, आप सुबह चले जाना। तो हमें लग रहा है कि ये कमाने के चक्कर में ये ऐसे बोल रहा है। तो हमने कहा नहीं, हम लोग को जाएंगे। तो उसने फिर एक सलाह दी कि भैया अगर आप जाना ही चाहते हो तो पौड़ी जाके रुक जाना। तो हमने कहा अरे यार नहीं, चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर हम लोग कंटिन्यू करते गए। हम लोग बता रहे हैं कि 2-3 घंटे कंटिन्यू बाइक राइड किए और उसके बाद उत्तराखंड का मैप का लोकेशन डाले थे। हमने कहा उत्तराखंड पहले पहुंच जाए, वहीं पर रात में रुकेंगे, फिर उसके बाद सुबह जाएंगे। हम लोग की शरीर थक गई थी। तो अब उत्तराखंड का लोकेशन डाले, पौड़ी आया, पौड़ी चला गया। और वो हम लोग ने सबसे बहुत बड़ी गलती की कि उत्तराखंड का लोकेशन हम लोग गूगल मैप में डाले थे। अब देखो ऐसा मतलब कि मोड़ आया ना, हमको खुद नहीं समझ में कि हम लोग कहाँ पर आ गए। अब बाद में पता चला कि वो लड़का सही बोल रहा था, वो आदमी सही बोल रहा था। क्योंकि आप पहाड़ी, देखो होता कि जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है या दिल्ली में है, मतलब कि इधर जितने भी क्षेत्र हैं ये सीधे, मतलब कि आपका रास्ता सीधे रहता है। आप 50, 60, 70, 80, 100, 150 तक स्पीड में आप अपनी बाइक कार को चला सकते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र पे क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र पे आप सिर्फ मतलब कि 15, 16, 17, 18 की स्पीड का आपका एवरेज देती। मतलब कि आप 15, 20, 25 की स्पीड से ऊपर चला ही नहीं पाएंगे बाइक। क्योंकि वो रास्ता ऐसे कटान पे कटान, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, उस पे भी छोटा सा रास्ता, उसी में आपको जाना है। और उधर से वाला जो आने वाला बंदा है उसी उधर से भी आता है, तो उसमें आपको बचाकर चलना होता है। अब हम लोग के दिमाग में जो वहम भरा था कि यार 180 किलोमीटर हम लोग तो 7-8 बजे तक मार देंगे, लेकिन 20 से 30 किलोमीटर हम लोग आए थे। हमने कहा यार वाकई में ये तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हम जा पा रहे हैं। तब मैंने सोचा कि हाँ वो बंदा सही बोल रहा था। तो हमने कहा किया कि चलो भाई उत्तराखंड, जैसे हम लोग को होता है ना कि उत्तर लखनऊ है, हम लोग वही सबसे, मैंने बताया ना आपको कि सबसे बड़ी गलती की हम लोग स्टडी नहीं की, हम लोग डायरेक्ट निकल दिए बस मैप में लोकेशन डालकर। तो उत्तराखंड के लिए हम लोग फिर से लोकेशन डाले, बाइक मोड लगाया और कंटिन्यू बाइक राइड करते गए। करीब 9, 9:30 बज गया। अब अंदर से आवाज़ आ रही। अब वहाँ से करीब उत्तराखंड जाते हम यार कितना दूर है, 15 किलोमीटर दिखा रहा है। और हम लोग जाते 1.5 घंटे निकल गए, फिर भी उत्तराखंड पहुँचने में 4 किलोमीटर आ गया था। अब डर भी लग रहे थे, ठंड भी लग रही थी, क्योंकि आप कितना भी, हमने 2-3 जैकेट पहने थे, उसके बाद सब चीज़ें पहनने के बाद भी ठंड लग रही थी। और रोड पर एकदम सन्नाटा। देखो उत्तराखंड में आप कहीं भी जा रहे हो, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप 7 बजे, 7:30 बजे तक खाना खा लो। ये पहला सीख मैं आपको पहाड़ी क्षेत्र पे जाने के लिए बोलूँगा। ये मेरा पहला सीख है कि आप कहीं भी, चाहे वो दार्जिलिंग जा रहे हो, चाहे आप सिक्किम जा रहे हो, चाहे आप उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र पे जा रहे हो, कहीं भी अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो आप 7, 7:30, 8 बजे तक पहले आप खाना खा लो। क्योंकि 8 बजे तक के बाद वहाँ पर सुताई होना शुरू हो जाता है, मतलब लोग सोने लगते हैं। तो ये सीख नंबर 1, ठीक है। अब आगे और मैं बताऊँगा क्या होगा। फिर उसके बाद हम लोग इतना मतलब कि अंदर से कांपने लगे कि ठंड लगने लगी, क्योंकि 9 बजे के आसपास में वहाँ पर तापमान जो है 7-8 का हो गया। ठंड लगने लगी, भाई करे क्या, एकदम हिल रहे थे हम लोग। तो जाते एक तो सब जगह सन्नाटा, रोड पर कोई भी आपको देखने वाला नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या किए कि अब कोई आदमी दिखे तो फिर रोकें बाइक को। ये दूसरे दिन की घटना मैं बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक ये रात थी। हम आज उस रात को भूलना नहीं चाहेंगे। आज भी याद आती है तो कलट जाता है पूरा अंदर का रूह, भाई ये कैसे हो गया हम लोग के साथ। तो जाते हमने कहा कि कहीं घर भी तो दिखे।
तो पूछें एक बार कि भाई कहाँ, बस रोड ही रोड दिख रही है, वो भी 9 बजे रात को, 7-8 का टेम्परेचर, हालत ख़राब। तो जाते जाते एक जगह रोड दिखी, सॉरी घर दिखा, एक लाइन से। कोई गांव था, मेरे को नहीं मालूम कौन सा गांव था, लेकिन गांव दिखा। वहाँ से उत्तराखंड का जो लोकेशन में दिखा रहा था 4 किलोमीटर दिखा रहा था। तो वहाँ पर कुछ लोग बारात में जा रहे थे, 4-5 लोग ढोलक बजाने के लिए, गाना वाना गाने के लिए। तो हमने कहा कि यार अब यहाँ पर हमारी बाइक ऑटोमेटिक, हमने कहा अब रोकेंगे, एक तो डर लगा चारों लोग को देखें, तो हम कहे यार अब तो रोकेंगे, जो भी हो मैं देखा जाएगा। हमने बाइक रोक दी और भैया कहा कि भाई अभी यहाँ से उत्तराखंड कितना दूर है। वो लोग हंस रहे हैं, भैया आप कैसे यहाँ आ गए, आपको जाना कहाँ है? तो हमने कहा भाई हमको जाना है केदारनाथ। अभी उत्तराखंड में हम लोग सोच रहे हैं कि रात रुके यहाँ पर, फिर सुबह कंटिन्यू राइड करेंगे, अपना मतलब कंटिन्यू जाएंगे। तो भाई साहब बोल रहा है भाई ऊपर 4 किलोमीटर जाओगे तो वहाँ पर तो एक घर भी नहीं दिखेगा। मैंने कहा अरे यार ये कहाँ फंस गए हम लोग। तो फिर हमें दिमाग में आया कि नहीं झूठ बोल रहे हैं उनके। तब हमने कहा नहीं यार, पहला बंदा बताया था कि आपको जाते जाते सुबह हो जाएगी, और उत्तराखंड के में हम लोग पहुँचने मतलब उत्तराखंड। तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऊपर 4 किलोमीटर जंगल, तो सही होगा। यहाँ के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। एक चीज़ तो मेरे को बहुत फील हुआ कि यहाँ के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, और यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। तब वो बोला कि आप लोग इतना जल्दी यहाँ पर आ गए, लेकिन आपको जाना कहाँ है? तो हमने कहा केदारनाथ। तो कहा भाई केदारनाथ तो इधर रास्ता है ही नहीं, आप गलत आ गए, आपको पौड़ी से श्रीनगर से होते हुए रास्ता आपको मिलेगी केदारनाथ जाने के लिए। तो हमने कहा पौड़ी तो यार रास्ते में पड़ा था। तो कहता हाँ पौड़ी पे आपको रुक जाना चाहिए, वहाँ होटल वोटल सब होता है। तो हमने कहा वो 20-22 किलोमीटर के आसपास पे हम लोग आ गए थे ना, तो मतलब कि अब पौड़ी जाने का मतलब कि कम से कम 11-12 बज जाएगा। और वो बोला कि अब पौड़ी जाओगे तो वहाँ पर होटल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है पहाड़ी क्षेत्र पे 7-8 बजे तक सभी लोग खा पी के सो जाते हैं। तब हम लोग के कहेंगे आप करें क्या यार, 9:30 बजे के आसपास हो रहे हैं और पैर कपकपा रहा है, हाथ कपकपा रहा है। आप सोच रहे हैं कि कहीं भी एक छोटा सा पनाह मिल जाए, वहीं पर रुक जाए। फिर मैंने सोचा करूँ क्या। आप दिल में भी बहुत सारे अरमान थे कि भाई अब कहीं रुकने का मन कर रहा है। अरमान बस सिर्फ यही है कि अब कहीं भी एक छाँव मिल जाए। हमने यहाँ तक बोला कि भाई अगर अब मेरे रुकने की व्यवस्था कोई बताओ, मैं रुकूँ कहाँ? तो उसने बोला कि एक आश्रम है ऊपर, 2-3 किलोमीटर जाओगे तो एक आश्रम मिलेगा, वहाँ पर रुकने का व्यवस्था हो सकता है, लेकिन वो भी बड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी हमें नाम मात्र का, क्योंकि जब से कोरोना लगा तब से हमें नहीं लगता कि आप लोगों को रुकने देगा। तो हमने कहा भाई अब कोई भी व्यवस्था बताओ, हम पैसे भी देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई रुकने की व्यवस्था बताओ, या फिर इधर आसपास में मंदिर है तो वो बताओ, हम मंदिर में रुक लेंगे। तब उसने बताया कि भाई मंदिर भी यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप रुक सकते हो। अब वो लोग देखो कितना बढ़िया, उत्तराखंड के लोग दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कभी भी अगर उत्तराखंड के कोई लोग अगर ऐसा फंसता है बनारस में तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। भाई कभी भी आपको ऐसा दिक्कत हो तो बताना। अब वहाँ पर दिल ये कर रहा था कि भगवान कहीं एक ऐसा पनाह दे दे कि बस सो जाऊँ, बस रात गुजारने के लिए, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी और बाइक की जो स्पीड थी वो 14-15 चलाते चलाते एकदम ठंडी, मतलब कहते हैं ना कि अंदर हलने लगी थी। तो अब सोच रहे कि करेगा। तो हमने कहा भाई कोई व्यवस्था बनाओ, हम पैसे उसे देने के लिए तैयार हैं। तब उसने बताया कि एक काम करो, एक मास्टर जी हैं, उनसे हम बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तब हमने कहा भाई बात कर लो। हमने बार बार उनसे प्रस्ताव करा कि अपने पैसे भी देने के लिए तैयार है। तो उसने कहा पैसे की बात नहीं, पहले हम पूछ लें कि है कि नहीं खाली, उनके यहाँ रूम हो सकता है नीचे खाली रहता है। तो बगल में मास्टर जी से पूछे, तो मास्टर जी ने पूछे कहाँ से हैं वो लोग। तो हमने उनसे बताया था भाई हम लोग बनारस से आए हुए हैं और यहाँ पर फंस गए हैं। तो बनारस का नाम सुनते ही उन्होंने कुछ नहीं पूछा, नाम पता सता कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने कहा आओ। मतलब कि वो मोमेंट हमें ऐसा लगा कि बस एक नया जीवन दान मिला हो, ऐसा लगा था। अब नहीं मिलता तो हम लोग कहीं ना कोई जुगाड़ बनाते। वो बोला कि अगर 4 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो सिर्फ जंगल ही जंगल है और वहाँ पर कभी कभी शेर भी दिखता है, तो आप लोग ऐसा रिस्क मत लो। आप लोग क्या करो, सिंपल सा, मैं मास्टर जी से बात करता हूँ। तो वही बात किया। तो उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ से, हमने कहा बनारस से। उसने एक बैग बोला कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब दिमाग में ये चल रहा था कि अनजान शहर, अनजान राज्य, स्टेट्स और अनजान लोग, क्या हो सकता है। हमने कहा कुछ भी हो, जो भी हो, अब तो जो भी हो रहा है तो हो ही रहा है। अब अंदर से एक डर होता है ना भाई कि एक अनजान लोगों के साथ अनजान घर में कि मतलब कुछ कर दे, कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा था। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, वो सब ऊपर वाला, हमने उससे ऊपर वाले पे छोड़ दिया।
तो वहाँ पर क्या हुआ कि सिंपल से देखे, ध्यान देना, अंदर के मास्टर साहब अंदर ले गए और हम लोग को रजाई दिए, बिस्तरा दिए, लगाए, यहाँ तक कि उन्होंने कहा बैठो हम खाना लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, गए खाना लेकर आए और हमको और टेक्निकल मोनू को दिए खाने के लिए। हम लोग खाना भी खाए और खाना खाने के बाद हम लोग, उन मास्टर साहब ने कहा कि भैया अब बताओ आपका नाम क्या है। तब हमने कहा भैया हमारा नाम ये है विकास विश्वकर्मा और हमारे बगल में है मोनू पटेल। तब उन्होंने बताया भैया इधर कहाँ आप लोग भटक गए। तो हमने कहा कि भैया हम लोग केदारनाथ जा रहे थे, तो ऐसे ऐसे हम लोग लोकेशन डाल दिए ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा नहीं गलत है, पहले तो हम अपने बारे में बता दें। तो उन्होंने अपने बारे में बताना स्टार्ट किया। तो उन्होंने कहा कि हम बनारस का नाम सुनते ही क्यों हम आप लोग को अलाउ किए अंदर में, क्योंकि हम बनारस 3 साल BHU में पढ़ाई किए हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ाई किए हैं और बनारस के भी लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ कि यस, इन्होंने बनारस में पढ़ाई की है और एक बनारस का दर्द उन्होंने समझे। तो उन्होंने पूरी बीती थोड़ा सुनाई और खाना पीना दिए, हम लोग खाए पिए। उसके बाद हम अपने मदर से बात किए। मदर से बात करने के बाद हम लोग कहें कि भाई आज हमें एक भगवान ने ही बचाया है। और मास्टर साहब, आज भी मैं मास्टर साहब को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक रात के लिए हमको पनाह दिए। फिर अब हमारी कहानी शुरू होती है आगे। ध्यान देना, पहला चीज़ नोट करना, 2 चीज़ें नोट करना है। पहला चीज़ कि आपको जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना है अगर आप पहाड़ी क्षेत्र पे हैं तो। दूसरी चीज़ कि आपको खाना पीना, आप कहीं भी खाना है पहाड़ी क्षेत्र में 7 से 8 से पहले आप खा लो, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। सब शॉप दुकान सब बंद हो जाती है। तो अब क्या हुआ कि अब बात ये हुई कि भैया अब रात को हम लोग सो गए, सुबह उठे तो मास्टर साहब ने चाय पानी सब कराया। तो अब हमने कहा सर अब हम निकलना चाहेंगे क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी पहुंचना है। तब उन्होंने बताया कि यहाँ से पौड़ी जाना। पहले तो उन्होंने रास्ता बताया कि आप मैप के भरोसे मत रहो, मैप इधर काम नहीं करता है, मैप बहुत अलग है। ये एक तरह से बीच का छोर बता दिया गूगल मैप में। जैसे हम लोग अगर उत्तर प्रदेश डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा लोकेशन, जैसे बनारस डाला तो बनारस का लोकेशन हो गया ये क्या रेलवे स्टेशन। तो उसी तरह से एक तरह से उत्तराखंड का वो बीच का मैप बता दिया। तो हम लोग क्या किया, उन्होंने बताया कि यहाँ से पौड़ी जाना है, पौड़ी से आपको श्रीनगर, श्रीनगर से होते हुए आप सीधे रास्ता पकड़ लेंगे। आपको केदारनाथ बद्रीनाथ का 2 जगह एक कटिंग मिलेगी, आपको सीधे केदारनाथ वाला रास्ता चूज़ करना है और फिर आप केदारनाथ पहुँच जाओगे। तब उन्होंने बताया तो हम लोग सीधे पौड़ी के लिए वो डाला, लोकेशन डाला, सीधे पौड़ी पहुँचे, फिर श्रीनगर पहुँचे। हमने पैसे भी देने की कोशिश की मास्टर साहब से, तो मास्टर साहब को नहीं भाई अगर पैसे देंगे तो फिर ये बहुत गुनाह हो जाएगा। उन्होंने पैसे लिए नहीं, हमने बहुत बार जबरी किया। तो उन्होंने कहा हम पैसा नहीं, हमारा तो एक व्यवहार है, हम भी कभी आएंगे तो आप बनारस घुमा दें। तो हमने कहा सर आपका वेलकम, आप कभी भी आएंगे तो हम बनारस ज़रूर घुमाएंगे। तो अब वहाँ से हम लोगों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और सीधे निकल गए पौड़ी। पौड़ी से श्रीनगर, श्रीनगर से सीधे हम लोग बीच में एक रुके पौड़ी के, श्रीनगर के आगे करीब 15-20 किलोमीटर जाने के बाद हम लोग नहाए, स्नान किए। उसके बाद एक ड्रोन शॉट लिए और आगे कंटिन्यू रास्ता हम लोग का चलता गया। और राइड करते 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 राइड हम लोग पहुँच गए कहाँ पर, सीधे केदारनाथ बद्रीनाथ का रूट जो 2 ठो मिलता है। वहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो बद्रीनाथ के लिए जाता है, नीचे थोड़ा सा कट के जाता है तो वो केदारनाथ के लिए जाता है। तो अब राइड करते 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 6, साढ़े 6, 7 बज गया। तो हम लोग की भी बात हुई, विशाल बाबा भी हमारे ही जस्ट आगे पीछे बस से वो थे, वो बस से थे। लेकिन असली मज़ा बाइक में थी। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर मेरे को फिर केदारनाथ जाने का मौका मिले तो मैं बाइक से जाना पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि वो जो वादियाँ होती हैं, वो जो देखने के लिए जो वादियाँ, मतलब ये अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट जो सीन्स होते हैं वो बाइक में ही मज़ा आता है। और अब तीसरी चीज़ आप सीखने के लिए क्या मिलता है, दूसरी कह लो या फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप कभी भी पहाड़ी क्षेत्र पर जाते हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे पहले ATM से पैसे निकाल लो। ATM से सबसे पहले पैसे निकाल लो, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको, हम लोग फिर फंस गए थे। कैसे फंसे तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग क्या किए कि सोनप्रयाग पहुँचने से पहले हमें 2-3 जगह ATM दिखी। हमको पैसे भी निकाला, क्योंकि हम लोग पैसे लिए थे, कुछ कम अमाउंट लेते। हम लोग सोचे कि चलो बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग का ये पहला मतलब बाइक राइड ट्रिप थी पहाड़ी क्षेत्र में। तो हम लोग सोचे चलो अच्छा बाहर हम लोग मतलब कि पहुँचते पहुँचते केदारनाथ बहुत अच्छा फेमस जगह है, तो हो सकता है वहाँ ATM हो गया सर्विस।
तो वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि रास्ते में सोनप्रयाग से पहले ही 20-30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर हम कह सकते हैं, वहाँ पर हम लोग उतर के एटीएम एक दिखा, तो हम सोचा एटीएम ले लेते हैं, एटीएम में पैसे निकाल लेते हैं। तो वहाँ पर गए तो नो कैश। अब दिमाग चकराने लगा, भाई नो कैश से तो दिक्कत हो जाएगी। तब एक बंदा आया और उसने बाबा पैसे हैं इसके अंदर। हमने कहा पैसे तो नहीं है। हमने पूछा कहाँ से आ रहे हो? करो भैया हम तो आ रहे हैं सोनप्रयाग से, जहाँ से गौरीकुंड से चढ़ाई होती है केदारनाथ के लिए। वहाँ पर एक भी एटीएम नहीं है, एक है तो उसमें कैश नहीं है। अब मामला बजा कि हम लोग करेंगे क्या, कि अब यहाँ पर तो भाई पैसे ही नहीं है। तो हम लोग ने विशाल बाबा को फोन किया, भाई पैसे नहीं है, थोड़ा देखो अगर कहीं उधर एटीएम मिल जाए तो अच्छी बात है, ले लेना पैसे। तब उन्होंने कहा चलो अच्छा हम आ रहे हैं, अगर है कुछ कैश है हम लोग के पास देखते हैं। तो हमने कहा ठीक है। फिर वहाँ से हम लोग राइड स्टार्ट किए, सीधे पहुँचे सोनप्रयाग से पहले पहुँचते हम लोग को बज गया 7:30-8 बज गया था। 7:30-8 बज गया। तो हम लोग ने क्या किया कि हम लोग देखो, एक और चीज़ें सीखने वाली चीज़, ये चौथा चीज़ होगा। पहला ये कि आप कहीं भी हो, आप समय के साथ 7-8 बजे तक पहुँच जाओ। किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है रात को पहाड़ी क्षेत्र में, दूसरी चीज़ की 7 बजे 8 बजे आप खाना खा लो, हो सके तो 7 बजे तक खाना खा लो, नहीं तो फिर उसके बाद खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी चीज़, एटीएम आपके पास, एटीएम से पैसे पहले निकाल लेना चाहिए। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र पे जा रहे हो तब आप कहीं भी भरोसा नहीं रख सकते कि यहाँ पर एटीएम मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा, मिल भी गया तो कैश नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। चौथी चीज़ ये है कि आप पहाड़ी क्षेत्र पे जा रहे हो तो कोशिश करो कि जैसे कोई भी एक डेस्टिनेशन है, जैसे मान लो सोनप्रयाग में बहुत सारे होटल हैं, सोनप्रयाग और इसके पहले होटल जो दिखने स्टार्ट हो गए थे, हम लोग जब केदारनाथ की चढ़ाई जहाँ से होती है उसके 2-3-4 किलोमीटर से पहले से ही होटल स्टार्ट हो जाता है आपको देखने के लिए। तो लोग रोकते भी हैं, तो पहले भी रुकेंगे तो भी महंगा पड़ेगा, वहाँ पर पहुँच जाओगे तो और महंगा पड़ेगा। तो आप बीच का डेस्टिनेशन चूज़ करो। पहाड़ी क्षेत्र पे जा रहे हो तो पहले क्या करो, जैसे कि 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर रह जाए तो अगर आपको होटल की मतलब होटल मिल रहा है तो वहाँ पर रुक के बार पता करो ऑफलाइन में। ऑनलाइन वहाँ काम नहीं होता है, ऑफलाइन में पता करो तो वो बताएंगे कि नहीं हाँ कितने का होटल मिलेगा। तो हम लोग क्या होता है कि 3 लोग बस से आ रहे थे और हम लोग 2 बाइक से थे। तो हम लोग सीतापुर पड़ता है, सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले सीतापुर पड़ता है। और वहाँ पर रुकने के बाद होटल वाले से हमने पूछा कि भैया हमको होटल रूम चाहिए है सीतापुर में रुकने के लिए, क्योंकि हमारी कल से चढ़ाई स्टार्ट है केदारनाथ के लिए, ट्रैकिंग है। तब उसने बोला भैया हम लेंगे 1000 रुपये। तो हमने कहा हमें 1000 रुपये से मतलब नहीं, हमें एक रूम दे दो, हम लोग 5 लोग हैं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, बस हमें एक रूम दे दो। वो लोग आ रहे रास्ते में, वो कब तक आए पता नहीं। तो हमने तो उसने कहा ठीक है हम दे देंगे। तो बहुत कहने के बाद तो वो कहा ठीक है हम 500 रुपये में रूम दे दे। वो 1000 रुपये 800 रुपये बोल रहा था। मैं यार 500 रुपये ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही रूम तो है। तो उसने कहा ठीक है, हम वो रेडी हो गया और उसने एक रूम दिया और 500 रुपये लिए। और एक रूम में हम लोग 5 लोग रुके और पर पर्सन आया होटल का चार्ज 100 रुपये। मैं अभी ये जब सीज़न शुरू होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस बंदे का नंबर दे दूंगा, उस होटल वाले का नंबर दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ पर रुक सकते हैं और 100 रुपये में आपको वो दे देगा, लेकिन 3-4 लोग रहेंगे तब। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर रात गुजारे अच्छे से। और वहाँ पर भी देखो प्रॉब्लम क्या हो गई कि हम लोग को बच गया, क्योंकि हम लोग विशाल बाबा को जोहने लगे, वेट करने लगे। उनका वेट करते करते वो लोग आए करीब 8:30 बजे या 8 बजे के आसपास में वहाँ पर पहुँचे। फिर हम लोग खाना खाने के लिए निकले तो पता चला भाई खाना है ही नहीं। तो जो होटल में जो बना था, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वहाँ पर वो दाल बनाई, रोटी बनाई, तो हम लोग खा पी के अच्छे से फिर सोने के लिए गए। और क्योंकि सुबह हम लोग की ट्रैकिंग थी तो उसने बोला कि भाई यहाँ पर 6 बजे 7 बजे तक लोग खाना खा लेते हैं, 7:30 बजे या 8 बजे तो इतना रेयर केस होता है कि मिले ना मिले दोनों चीज़ें हो जाती है 7:30 बजे के बाद। तो हमने कहा ठीक है, ये सीख तो मिल गई थी। तो अब क्या हुआ, सुबह हम लोग की ट्रैकिंग स्टार्ट थी। हम लोग सुबह का ब्लॉग आप देखे होंगे वीडियोज़ में। तो हम लोग क्या किया कि सुबह हम लोग निकले तैयार होके, फिर 2 किलोमीटर सोनप्रयाग गए। वहाँ पर हम लोग अपना वो बुकिंग कराया, अपना वो नंबर लगाया, टोकन आधार कार्ड से वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग को पैदल चढ़ाई स्टार्ट हुई। अब ये भी ध्यान क्या देना है कि जैसे ही हम लोगों ने ट्रैकिंग स्टार्ट किया तो हम लोग को लगा यार 15-16 किलोमीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आराम से एक 15-16 किलोमीटर है, 2-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप सीधे चलते हो, जैसे हम लोग जहाँ पर रहते हैं जिस प्लेस में, वो सीधे रास्ता है, आप वहाँ पर 15-20-25-30 किलोमीटर 2-3 घंटे में आप पहुँच सकते हो, या 4 घंटे लग जाएंगे, आप थकेंगे नहीं ज़्यादा। लेकिन केदारनाथ की जो ट्रैकिंग थी वो ऐसे थी, ऐसे मतलब चढ़ाई थी, और वो भी अच्छा सा नहीं, वो पत्थर वत्थर, मतलब कि सीढ़ी नुमा, जैसे आप होते ना, आप जैसे आपका घर है, एक तल्ले से 2 तल्ले, मतलब 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर जाना हो, तो आपका एकदम पहुँचते पहुँचते आपका हालत ख़राब हो जाती है, मतलब कि सांस फूलने लगता है। तो उसी तरह से वहाँ की ट्रैकिंग हुआ करती है। आप ऐसे चलते 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 चलते, बहुत मैं देखा हूँ, बहुत सारे लोग अपने आप में बहुत अरे यार 16 किलोमीटर कुछ ना चला, हम बस चल के दिखावती 2-3 घंटा में पहुँच जा। हम बता रहे हैं कि वो बंदा 2-3 किलोमीटर चलने के बाद वो कह रहा भैया ऐसा नहीं हो पाएगा। हम लोग खुद सोचे कि नहीं यार 16 किलोमीटर जल्दी से पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर भी ध्यान दो, यहाँ पर आपका जो खाने पीने का खर्चा है वो आपका कम से कम डबल से ट्रिपल हो सकता है। कैसे? यहाँ पर एक चाय 10 रुपए की, 10 रुपए की, कहीं कहीं 20 रुपए की, ठीक है। तो 20 रुपए की भी चाय मिल जाती है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कहीं कहीं 20 रुपए की चाय, कहीं कहीं 10 रुपए की चाय। और इम्पोर्टेंट क्या है कि वहाँ की जो मैगी है, मैगी कहीं कहीं 50 की है, कहीं कहीं 60 की भी है। तो ऐसे वहाँ पर प्राइस, मतलब जो आप मैगी हाफ प्लेट यहाँ मार्केट में आप 10 रुपये 15 रुपये खाते हैं, वहाँ पर 50 रुपये की है। मतलब कि आपको पैसे इतना ले जाना है कि आपको दोगुना तिगुना दाम देना पड़ेगा खाने पीने के लिए। अब ट्रैकिंग करने के लिए आपके पास खच्चर भी मिल जाते हैं, और हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर से आप 2000 रुपये किराया लगता है, आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। खच्चर से भी आप अपने बार्गेनिंग के ऊपर है कि आप कितना बार्गेनिंग करा के सस्ता करा सकते हैं। उसमें आपका 1000 रुपये, 1500, 2000 रुपये तक वो मांगते हैं। तो डिपेंड करता है आप कैसे बार्गेनिंग करा सकते हैं। तो हम लोग ने क्या किया कि ट्रैकिंग करते गए, भूख भी प्यास भी सब चीज़ें लगती गई। जो पार्ले बिस्कुट 5 रुपये की मिलती है, वहाँ पर 10 रुपये की मिलती है। अब देखो यही सब चीज़ें एक्सपीरियंस है, सीखो ध्यान से कि जो चीज़ें वहाँ पर आप ट्रैकिंग में शुरू करते हैं, तो वहाँ जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो करीब करीब दोगुना तिगुने दाम में मिलता है। जो बिस्कुट पार्ले जी 5 रुपये का छोटा पैकेट आता है, वो वहाँ पर, सॉरी बड़ा पैकेट, वो वहाँ पर 10 रुपये का मिलता है। जो चाय 5 रुपये की, वहाँ पर 10 रुपये की। और जो मैगी आप खाते हो यहाँ पर 10-15 रुपये का, वहाँ 50 रुपये की है। एक पराठा वहाँ 50 का है। ये रेट मैं बता रहा हूँ, इसको भी मैंने क्या कहा कि ये वीडियो पूरा देखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो एक पराठा वहाँ पर 50 रुपये का मिलता है। अब ये बात हुई कि भैया एक पराठा 50 रुपये की, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो बजट एकदम डाउन हो गया। तो बजट डाउन नहीं था, हम लोग कैश का मैनेजमेंट कर लिए थे। तो अब हम लोग ट्रैकिंग करते 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 ऊपर गए। कहीं मतलब कि सभी लोग का हालत ख़राब है। तो बैग पीछे हम तो कम लिए थे, बाकी विशाल बाबा टेक्निकल मोनी लोग बैग ज़्यादा लिए थे। तो हालत ख़राब होने लगती है एकदम। हम लोग थोड़ा सा लिक्विड भी लेते गए कि भाई चलते रहो चलते रहो। चलते पहुँचते पहुँचते हम लोग को शाम हो गया। शाम के बाद 7-8 बज गए। अब 7-8 बज गए, लेकिन वहाँ से जो डिस्टेंस थी करीब अभी 5 किलोमीटर थी। आप सोचो एवरेज क्या थी, 1 घंटे में 1 किलोमीटर की, कभी 1.5 किलोमीटर की। मतलब कि हालत ही ख़राब हो गई भाई, मेरे पूछो मत कितना ख़राब हुआ हालत। मतलब कि यहाँ से आप 50 मीटर चल दिए, आप रुक जाओगे, और रुकोगे तो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट के लिए रुकोगे। स्टेमिना अच्छा है, अच्छा आपके अंदर कैपेसिटी है, तो आप बहुत अच्छे एक दिन में ही कर पाओ। हम लोग को ये ट्रिप करते करते 2 दिन हो गया। तो अब हमको बताते हैं, जैसे ही 8 बज गया तो हम लोग कहा भैया भूख लग रही है, खाना खाया जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, खाना खाना शुरू किया, और खाना खाया, पराठे खाए और मैगी खाया, पानी वानी चाय वाय पे सब चीज़ें हुआ। उसके बाद तो भाई साहब टेम्परेचर पहुंच गया -2। कहानी देखो, -2 टेम्परेचर हो गया, और हालत और भी ख़राब हो गई। खाना खाएं, ठंडी नहीं लगी। जैसे ही खाना खा के आगे निकले, भाई साहब हालत ख़राब। हालत ये ख़राब हुई कि मतलब कि पैर में ठंड घुसने लगी, शरीर एकदम गनगनाने लगा, क्योंकि खाने के बाद ठंड और लगती है। एक तो माइनस टेम्परेचर। अब ये हो रहा है कि भैया आप करें क्या। अब ना हमसे डोल जा रहा है, ना विशाल बाबा से डोल जा रहा है, किसी से भी हिम्मत नहीं कर रही खाना खाने के बाद।
सभी लोग करें यार अब कहीं रुकने का व्यवस्था, तो विशाल बाबा ने टेंट ले गए थे, तो उन्होंने कहा कि टेंट लगाते हैं, टेंट में रुकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो एक और वहाँ पर राइडर मिल गए, उन्होंने भी टेंट लिया था, तो वो भी कहते हैं ठीक है रुकते हैं। तो एक हम लोगों ने एक प्लेस देखा जहाँ पर खच्चर बनाता है, ठीक है। तो उस खच्चर की जगह हम लोग टेंट लगाने, तो वो मना कर दिया कि भैया यहाँ पर नहीं, अभी घोड़ा आने वाला है, वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो हमने कहा आप क्या करें, क्योंकि हमसे खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, इतना तेज पैर काँप रहा था। तो एक उसी बगल में इंडियन आर्मी का कैंप था, वहाँ पर हेड 300 रुपये 350 रुपये चार्ज ले रहा था कि भाई हम सोने तो दूंगा लेकिन 300-350 रुपये चार्ज लूँगा पर हेड। तो विशाल बाबा के जो दोस्त थे बाबू, वो गए और एक और दोस्त थे, याद नहीं आ रहा है, तो वो दोनों लोग गए और वहाँ से उन्होंने बात किए, तो पर हेड 250 सॉरी 350 की 300 रुपये के आसपास में फिट किए। और हम लोग गए, वो पूरा एक ऐसा जैकेट की तरह होता है, वो पूरे मतलब कि उसमें हलकर आप पूरा चैन बंद कर लो, आप पूरा ढक जाओगे, और ये टेंट की तरह रहता है। तो हम लोग क्या किए, उसमें गए, पहले तुरंत वहाँ पर सोए, और उसके बाद क्या अभी अब सुबह होगी तो देखा जाएगा। तो हम वहाँ पर गए, सोए, मतलब पूरा हिम्मत अंदर से जवाब ही नहीं दे रहा कि हम आगे ट्रैकिंग कर पाए। शायद अगर हम थोड़ा हिम्मत बांधते तो अंदर से शरीर गनगना जाता और ट्रैकिंग कर सकते थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहे थे। तो अब फिर सुबह हुआ, फिर हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट किए, और करते 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 हम लोग 12 बजे पहुँचे वहाँ पर। अब यहाँ पर सीखने वाली चीज़ ये भी है कि अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो आराम से करो, हड़बड़ाओ मत, रुक रुक के चलो। और ट्रैकिंग जब ऊपर जाओ तो ऊपर होटल और भी महंगा है, ऊपर होटल आपको 1500-2000 रुपये में एक होटल मिलेगा। तो बजट अपना बनाओ, मतलब कहने का मतलब बजट बनाओ और बजट के अनुसार आप काम करो। तो ऊपर गए तो वहाँ पर हम लोग दर्शन किए, दर्शन करने के बाद पूरा आधे घंटा एंजॉय किए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो केदारनाथ का हम लोगों ने ट्रिप किया, वो ऐसा ट्रिप थी कि शायद लाइफ का एक ऐसा गोल था, वो अचीवमेंट हुआ। लेकिन आप जैसे ही ऊपर जाओगे आपको लगेगा एक प्रकृति के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। विश्वास नहीं मानोगे, हमें नहीं लगता कि ये मैं आपसे कहना चाहिए। हम वहाँ पर जैसे ही अंदर हले, मतलब अंदर इंटर किए मंदिर में, और मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर आए, जो टीका हम लोगों ने लगाया उसके बाद एक अलग सा अनुभव हुआ, एक अलग सा एनर्जी आई। मतलब कि वो एनर्जी शायद आप लोग को यहाँ नहीं मिल सकता, आप जब तक जाओगे नहीं वहाँ पर आप फील नहीं कर पाओगे। तो वो अनुभव मिला, वो काफ़ी अच्छा अनुभव था हमारा। और फिर उसके बाद हम लोग ने मन बना के अब यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जाना था बद्रीनाथ भी। अब बद्रीनाथ भी जाना है, तो हम लोग सोचे कि नहीं अब करें क्या, जल्दी से हम लोग को जाना भी है, सब चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई अब चलो आज ही के दिन उतर लेते हैं नीचे, एक दिन उतरानी लगती है। तो उसी दिन हम लोग वहाँ से उतरना स्टार्ट किए। अब देखो वहाँ पर 16 किलोमीटर जो ट्रैकिंग कर रहे थे हम लोग, 17 किलोमीटर मान लो, वो करते करते हम लोग को हो गया करीब 2 दिन पहुँच गया। लेकिन उतरते वक्त मात्र 6 से 7-8 घंटे में हम लोग उतर गए। हम लोग 2 बजे से या 3 बजे के आसपास में उतरानी शुरू कर दिया। और वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पर 2 भंडारे भी होते हैं आपको फ्री, मतलब कि बिना पैसे का भंडारा होता है 2 जगह। और वहाँ पर आप चाहे जितना भी खाओ, वहाँ पर आपको बस बर्तन मांज कर लेकर आके खाना है। और वो भंडारा भाई साहब कितना स्वादिष्ट लगता है कि हम आपसे बता नहीं पाएंगे। सोच लो कि जहाँ पर एक पराठे की कीमत, छोटे पराठे की कीमत आप 50 रुपये पे कर रहे हो, वहाँ पर पेट भर के आप भंडारा खाते हो, 1 रुपये भी नहीं देना पड़ता। लेकिन हम लोगों ने कहा भाई ये जब भंडारा खा रहे हैं तो देंगे, तो हमने दान भी किए और हम लोग ने भंडारा खाया। हम तो 2 जगह खाए, क्योंकि मैं टेस्ट करना चाहता कि स्वाद कैसा। सेम बता रहा हूँ, दोनों जगह का स्वाद नंबर 1 था भाई। वो मज़ा आ गया वो खाने के बाद। तो फिर हम लोग खाना खाने के बाद, वो भंडारा खाने के बाद फिर हम लोग नीचे उतरने लगे। तो हमने कहा कि भाई एक बार जानकारी, बहुत चीज़ें अच्छी होती है, जानकारी होना बहुत ज़रूरी। तो हमने कहा कि भाई होटल की यहाँ पर रेट क्या है। तो जो बाहर होटल था वो 2500-3000 पर पर्सन या पर रूम लोगे तो 3000-4000 ऐसे ऐसे चल रहा था। लेकिन आपको यहाँ पर सस्ते कैसे होटल लेना है, सीधे आपको जाना है एकदम अंदर हल जाओ, जो छोटे छोटे होटल वहाँ पर पता करो, बार्गेनिंग कराओ। जिको आपका माइंड हो रहा है, पैसे सभी के पास है, पैसे ना तो भगवान है, भगवान से कम भी नहीं है। आप अगर बार्गेनिंग नहीं कराओगे तो भाई आपके पास ज़्यादा पैसे तो 5000 मिलो ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सस्ता ट्रिप करना है तो आप अंदर जाओ,
बहुत छोटे छोटे जो होटल हैं उनसे पता करो, बार्गेनिंग कराओ कि सबसे सस्ते में कितने के दे देंगे आप। तो वहाँ पर पता करिए। हम लोग तो 1500 रुपये में होटल तय हो गया था। हम लोग ने पैसे भी पेड कर दिए थे, लेकिन हम लोग ने कहा चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चलते हैं। आज उतरानी भी करते क्योंकि नहाने धोने का भी था, सब लोग नहाए धोए। तो अब उतरने के बाद हम लोग वहाँ पर ही रुके, गए सीधे सीतापुर में होटल में फिर वहीं रुके, 100 रुपया पर नाइट। और उस बेचारे ने मेरा हेल्प किया क्योंकि कैश ख़त्म हो गया था, तो हम लोग पैसे दिए। और पैसे देने के बाद पेटीएम किए, तो वहाँ उसने एक दुकानदार से बात कराया, तो उस दुकानदार को हमने पेटीएम किया तो उन्होंने कैश दिया। और कैश दिया, करीब 2000 कैश मिल गया, तो हमको एकदम तसल्ली हो गई, काम हो गया। और भी फिर कुछ पेमेंट मिल गया था। तो इससे और जो होटल का जो बिल था हम लोग ऑनलाइन ही पे कर दिए थे, तो काफ़ी अच्छा हुआ कि वो है ऑनलाइन पेमेंट ले लिया और कुछ कैश भी करा दिया, तो इससे हमारा काम आसान हो गया। अब हम बात करते हैं ओवरऑल खर्चे के बारे में। देखो, मैं बता रहा हूँ, बद्रीनाथ से अगर केदारनाथ बिग ट्रिप करते हैं तो आपका कम से कम मान लो आपका जो पैसे की खर्चे आएंगे वो आएंगे कम से कम, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, आपका पेट्रोल बाइक से कर रहे हो तो आपका 6000-7000 तो पेट्रोल का आता है। उसके बाद जो आप बीच में रुकते हो खाने पीने का, आपके मान लो कम से कम 10,000 रुपये के आसपास में पूरा टोटल आ जाएगा आपका ये खर्चा। मतलब 3000 रुपये के आसपास में खाने पीने का रहने का खर्चा आ जाता है। और ओवरऑल मान के चलो 10 से 12,000 13,000 रुपये के आसपास में आ जाता है खर्चा, अगर आप बाइक से जाते हो तब। अभी मैं बद्रीनाथ का बताऊंगा कितना खर्चा है, लेकिन अभी मैं सिर्फ केदारनाथ का बता रहा हूँ कि अगर आप बनारस से जाते हैं बाइक से, हम लोग 2 लोग थे, हम लोग अगर गए तो कितना खर्चा आया। सीधे बनारस से गए केदारनाथ पूरा जो होटल खाने पीने का पूरा एक एस्टिमेट हम लोग बना के गए थे कि हाँ 15,000 लगेगा, लेकिन 12,000 के आसपास में लगा था। तो आप कंप्लीट ये समझ सकते हो कि अगर आप बद्रीनाथ का, अगर आप सिंगल वे में अगर आप ट्रिप करते हो दिल्ली से जाकर केदारनाथ, तो आपका 4 से 5,000 रुपये खर्चा आएगा केदारनाथ तक का। और उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा मान लो, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जा रहे हो केदारनाथ तो आप कम से कम, आपका बजट है 10,000 रुपये, तो आप कम से कम 20 से 25,000 रुपये लेकर जाओ। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कब कौन सा प्रॉब्लम हो जाए। और आपके पास माइनस टेम्परेचर वाला कपड़ा होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग बीच में ही बर्फ़बारी भी हो गया था, तो हमको जो 2-3 स्वेटर थे और भी निकाल कर पहनना पड़ा, उससे भी ठंडी नहीं जा रही थी। लेकिन लेकिन फिर भी एक और वो प्लास्टिक वाला पहने तो वो जाकर ठंडी रोकी। तो कहने का मतलब, अगर आप ऊपर जा रहे हो केदारनाथ ट्रैकिंग करने के लिए, तो आपको 2-3 चीज़ें ये होनी चाहिए। एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 1 का 5 आपको देना पड़ेगा, मतलब 10 रुपये का। क्योंकि उसमें देखिए 2-3 रीज़न है। पहले तो ऊपर पहाड़ी पर है, वहाँ से प्रोडक्ट ले जाना, खच्चर से भी ले जाते हैं, तो वो महंगा पड़ता है उन लोग को, तो इसलिए वो भाई प्राइस बढ़ाते हैं। दूसरी चीज़ कि खाने पीने का वस्तु आपको कम से कम 5 गुना महंगा मिलेगा। और माइनस टेम्परेचर कपड़ा पहन लेके जाओ, टेंट है तो टेंट लेके जाओ, वहाँ पर रुकोगे। अगर क्योंकि टेंट लेके ट्रैकिंग करते हो तो आपको सबसे पहले ये है कि आपको कहीं भी मन किया आप उसको लगाकर अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस कैंप मिल रहा है या फिर कहीं भी आर्मी कैंप मिल रहा है, अगर समय के साथ 6-7 बजे तक अगर आप पहुँच जाते हो केदारनाथ मंदिर, तब तो ठीक है। नहीं पहुंच पाए तो बीच में कहीं अच्छे से प्लेस देख कर आप पैसे देकर वो रात वहां पर कैंटीन में बिता सकते हैं। जो आर्मी का टेंट लगा रहता है वहां पर आप बिता सकते हो। उसके बाद जितना जल्दी हो दर्शन करके नीचे उतर जाओ, बहुत ही अच्छा। अगर आपको आरती देखनी है तो आप वहाँ पर रुक जाओ, शाम को भी आरती होती है, भोर में भी आरती होती है, तो दोनों आरती का आप मज़ा लेकर तब आप नीचे आ जाओ। क्योंकि अभी हम लोग 2021 में फिर जाने वाले हैं केदारनाथ, तो देखते हैं कब तक जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि केदारनाथ की में जब आप पहुँचोगे तो वहाँ होटल महंगे हैं, आप बजट बना के हिसाब से जाओ। और वहाँ पर भंडारा भी होता है, खा पी के आराम से आ जाओ। तो ओवरऑल यहाँ का खर्चा हमारा 12,000 रुपये के आसपास में लगा। लेकिन अभी हम आपको बद्रीनाथ का भी बताएंगे कितना खर्चा आया, कितना खर्चा नहीं आया, तो जल्दी से जल्दी हम वो भी मेंशन करेंगे। लेकिन लाइफ में हमने जो चीज़ें केदारनाथ ट्रिप में हमने सीखी है वो बहुत काबिल है मेरे लिए कि हम पहाड़ी क्षेत्र पे कहीं भी जाएंगे 4-5 चीज़ों को हमेशा याद करेंगे। पहला चीज़ कि एटीएम से हमेशा पैसे पहले निकाल लो, या फिर आप पहले पैसे अपने पॉकेट में रख लो।
दूसरा चीज़ कि पहाड़ी क्षेत्र पे आपकी जो आप एवरेज मान के चलो, कम से कम 10 से 12-13 किलोमीटर का एवरेज या 15 किलोमीटर का एवरेज मान लो कि हाँ हमें 1 घंटे में 15 किलोमीटर ही हम जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। तीसरी चीज़ कि आपको 6 से 7 बजे के पहले ही खाना पीना खा पी लेना है, या फिर कहीं से भी आपको मौका मिले तो पैक भी कराओ, लेकिन 6-7 बजे से पहले। चौथी चीज़ कि आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आपको कोई भी किसी भी डेस्टिनेशन पर रुकना है किसी भी जगह, तो आप 6-7-8 बजे तक रुक जाओ, बहुत ही ज़रूरी है। और पहाड़ी क्षेत्र पे आपको खाने पीने की सामान जो मिलती हैं वो थोड़ा महंगा मिलता है, आप इसका बजट पहले से ही बना लो। तो ये थी मेरी ट्रिप का एक्सपीरियंस। आप कभी भी जाओ तो गूगल मैप के भरोसे मत रहो, क्योंकि गूगल मैप के भरोसे रहोगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। पहले उसका अच्छी तरह से प्रिपरेशन, अच्छी तरीके से तैयारी, अच्छी तरीके से आपको पूरी नॉलेज लेकर ही जाना चाहिए। हम तो फंस गए, लेकिन आप लोग ना फंसे इसके लिए हम आपको ये वीडियो बताएं कि आप कभी भी केदारनाथ जाना है तो आपको सीधे हरिद्वार जाइए। हरिद्वार कहीं से भी जाना है तो हरिद्वार या देहरादून या फिर कहीं से भी जा रहे हो तो पहले हरिद्वार, फिर ऋषिकेश से फिर आपको जो रोड मिलती है आप पूछते पूछते आराम से श्रीनगर से होते हुए आप बद्रीनाथ के लिए जा सकते हैं। लेकिन आपको समय समय के साथ पूछना भी बहुत ज़रूरी, गूगल मैप के भरोसे नहीं रहना है। और राइड पे हो तो लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा लो, खाना बहुत कम खाओ, नहीं तो नींद लगेगी जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। राइड्स अगर आप कर रहे हो या फिर कभी भी आप जा रहे हो बाइक से केदारनाथ, तो आपको जैकेट होना बहुत ज़रूरी। जैकेट वो आम जैकेट नहीं होता है, उसके यहाँ पर सेफ्टी लगी रहती है, यहाँ पर सेफ्टी लगी रहती है, पूरे इधर सेफ्टी लगी रहती है, पीछे सेफ्टी लगी रहती है। हम जो जैकेट पहने वो 5,000 रुपये की जैकेट है, उसमें पूरी सेफ्टी दी रहती है। उसके बाद भी हमको पैर जो होता है, पैर का जो घुटना होता है ना, उसमें भी सेफ्टी के लिए वो लगाया जाता है पैड, वो बहुत ज़रूरी, ताकि आप गिरोगे। अभी तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या, बद्रीनाथ ट्रिप का जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि अगर मैं वो सेफ्टी पैड नहीं लगाया तो शायद मैं आज भी हॉस्पिटल में होता। क्यों होता, क्या है चीज़ें, वो तो मैं बताऊंगा सीधे आपको बद्रीनाथ ट्रिप पे, मतलब उसका जो वीडियो आएगा, मैं बजट ट्रिप पेश करूँगा। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ें, कि बस यही सब चीज़ें थी। खर्चे मान के चलो, अगर आप केदारनाथ का ट्रिप कर रहे हो तो 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये खर्चे मान के चलो, कम से कम 20,000 रुपये का बजट बना के लेके जाओ अगर सिर्फ केदारनाथ जा रहे हो तब। और ये सब चीज़ें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और एक दो चीज़ें और मेरे साथ कुछ हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ, और तो कुछ नहीं है। हाँ, बाकी सब सही है। और वहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, वहाँ पर देखो टेम्परेचर, तो मैं पहले ही जिक्र की, जो टेम्परेचर जब माइनस में होता है तो आपका कोई भी कपड़ा एक काम नहीं करेगा। आपको माइनस टेम्परेचर वाला कपड़ा ज़रूर लेकर जाना है, नहीं तो आप हिल जाओगे। और अंदर जो पैंट पहनते हो या जीन्स पहनते हो, इसके अंदर इनर भी डाल दो जो पहनने वाला होता है। और एक दो और अगर पतला वाला मिल जाए, रेनकोट, हाँ रेनकोट याद आया, और रेनकोट भी बहुत ज़रूरी लेके जाओ। अगर बर्फ़बारी भी वहाँ पर कभी भी हो सकती है, बर्फ़बारी भी होती है, हम लोग के सामने बर्फ़बारी हो रही थी, और कहीं कहीं तो पानी भी पड़ता है, तो रेन कोट भी लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। तो रेन कोट अगर आपको मिल जाता है, अगर आपके पास घर पर है, तो उसको भी लेकर जाओ, बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि रेन कोट कभी भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में जब ट्रैकिंग करते हो तब वो काम आता है, ठीक है। तो खैर अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है। खैर 1 घंटे के आसपास की वीडियो है, हालांकि 1 घंटा नहीं, थोड़ा कम ही मैं बनाने की कोशिश किया हूँ। तो ये थी मेरा एक्सपीरियंस केदारनाथ जाने के तक का, कैसे खाया पिया, कितने का रेट पड़ा मेरे को, कितने का होटल पड़ा, कितने को पेट्रोल पड़ा। पेट्रोल हमारा 7,000 के आसपास में पड़ा था, खाने पीने का खर्चा 3,000 के आसपास में पड़ा था, होटल वगैरह लेकर 2,000 रुपये के आसपास में पड़ गया था। तो ये मान के चलो 12,000 रुपये के आसपास में आपका ये ट्रिप कंप्लीट होता है। और काफ़ी अच्छा लगा कि हम लोग अच्छे से ट्रिप करके आके, और बद्रीनाथ का ट्रिप का जो पूरा बजट हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो कैसा लगा वीडियो बताना नीचे कमेंट करके, और भगवान करे सभी लोग केदारनाथ जाएं, दर्शन करें, और अपना जो वो फील है, जो मैंने फील किया है, वो फील आप भी फील करो। तो वीडियो यहीं पर सोच रहे हैं कि एंड करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना। और लाइफ में
ये जान लो कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब चीज़ें आप अगर कमा रहे हो तो ज़रूर यहाँ पर जाकर खर्चा भी करना आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपके कमाई का 5%, 10% हिस्सा या 20% हिस्सा आपका इन सभी चीज़ में जाना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप वो हॉस्पिटल में खर्चा कर दोगे, या फिर आप कहीं एक ऐसा चीज़ें आएंगी उस पड़ाव में आप खर्चा कर पाओगे। मतलब कहने का मतलब कि वो चीज़ें आपको मिलेगी जो चीज़ें आप सोच समझ के आप काम करते हैं, क्योंकि भगवान जैसे आज की डेट में हम जीवित हैं, मेरे ऊपर कोई ना कोई है, भगवान भी है, हम देख नहीं सकते लेकिन है। वहाँ पर जब जाओगे फील करोगे हाँ भगवान है। तो किसी से भी ट्रिप से जाओ, लेकिन अगर मैं यही कहूँगा, सलाह दूंगा कि अगर आप बाइक से जा रहे हो तो पूरी सेफ्टी के साथ जाओ। बूट पहनो, राइडिंग बूट पहनो, राइडिंग जैकेट पहनो, पैड पहनो, हर एक चीज़ हर एक व्यवस्था से जाओ। और कार और बस से जा रहे हो तो उसकी बात ही अलग है, अपना सीट बेल्ट पहन कर जाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और कैसा लगा बताना नीचे कमेंट करके वीडियो, और कोई भी चीज़ें की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करना। मिलते हैं।